रिक्रिएशन के लिए अस्पताल लाया जा सकता है। पुलिस पीएससी के जवान अस्पताल पर तैनात, फॉरेंसिक और एसआईटी टीम भी अस्पताल पर मौजूद। न्यायिक आयोग भी जांच के लिए प्रयागराज में है। सुबह एसआईटी टीम के साथ आयोग की मीटिंग हुई थी। आयोग के सदस्य भी कालून अस्पताल आ सकते हैं। कालून अस्पताल के आसपास हलचल बढ़ी। फॉरेंसिक और एसआईटी की टीम भी अस्पताल पर मौजूद है। सीन रिक्रिएशन के लिए तीनों शूटर्स को कालून अस्पताल लाया जा सकता है। कालून अस्पताल के बाहर कड़ी सुरक्षा, तीनों शूटर्स को अस्पताल लाया जा सकता है। सीन रिक्रिएशन के लिए अस्पताल लाया जा सकता है। पुलिस पीएससी के जवान अस्पताल पर तैनात, फॉरेंसिक और एसआईटी टीम भी अस्पताल पर मौजूद है। न्यायिक आयोग भी जांच के लिए प्रयागराज में है। सुबह एसआईटी टीम के साथ आयोग की मीटिंग हुई थी। आयोग के सदस्य भी कालून अस्पताल आ सकते हैं। कालून अस्पताल के आसपास जो हलचल है वो बढ़ गई है। कालून अस्पताल के बाहर यतीक और अशरफ को गोलियों से भूनकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया था। वहीं तीनों जो शूटर्स हैं, तीनों जो हत्यारोपी हैं, शूटर्स हैं जिन्होंने यतीक और अशरफ को मौत के घाट उतारा था, उन्हें अब कालून अस्पताल लाया जा सकता है। हमारे सहयोगी धीरेन्द्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके। धीरेन्द्र, देखिए कालून अस्पताल के बाहर हलचलें बढ़ी हुई हैं, क्या कुछ अपडेट है? धीरेन्द्र, अब यहाँ पर न्यायिक आयोग की टीम बनाई गई थी, वो यहाँ पर पहुँच गई है और पूरे घटनास्थल का मुआयना कर रही है। जो कालून हॉस्पिटल है वहीं पर यह घटना हुई थी। तो एसआईटी की टीम पहले फोरेंसिक टीम के साथ पहुंची हुई थी, अब एसआईटी की टीम भी अब यहाँ पर पहुंच चुकी है। अब एसआईटी की टीम के बाद ही जो 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग बनाया गया था वो अब टीम पहुंची है और जो कालून हॉस्पिटल है, कालून हॉस्पिटल में अब घटनास्थल का मुआयना कर रही है। उनके साथ ही जो एसआईटी टीम के पर्यवेक्षण करने के लिए जो 3 सदस्यीय टीम बनाई गई थी, जो एडी जोन की अध्यक्षता में जो टीम बनाई गई थी, वो टीम भी जो न्यायिक आयोग है उसके साथ है। न्यायिक आयोग की टीम सबसे पहले वो सर्किट हाउस पहुंची थी, वहां पर अधिकारियों के साथ बैठक किया था घटना के बारे में। अब तक की जो जांच रिपोर्ट है, जो प्रगति रिपोर्ट, अब घटनास्थल पे पहुंच गए हैं और घटनास्थल का मुआयना कर रहे हैं। जी देखिए धीरेन्द्र, सवाल कई उठे थे जब अभी कल की अपडेट है, कल परसों की अपडेट है कि इन शूटर्स के पास मोबाइल नहीं थे, तो उन्हें लोकेशंस कैसे मिल रही थी। तमाम तरह के सवाल है, तमाम तरह की गुत्थियां जो सुलझानी है इस हत्याकांड में। हमारे सहयोगी से हमारा संपर्क टूट गया है। सीन रिक्रिएशन के लिए अस्पताल लाया जा सकता है और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त वहां पर तमाम जो टीमें हैं वो इस वक्त मौजूद हैं और घटनास्थल का मुआयना कर रही हैं। अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि सीन रिक्रिएशन किया जा सकता है। कालून अस्पताल के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, तीनों शूटरों को अस्पताल लाया जा सकता है। सीन रिक्रिएशन के लिए अस्पताल लाया जा सकता है। पुलिस पीएससी के जवान अस्पताल पर तैनात, फॉरेंसिक और एसआईटी की जो टीम है वो भी अस्पताल पर मौजूद है। न्यायिक आयोग भी जांच के लिए प्रयागराज में है। सुबह एसआईटी टीम के साथ आयोग की मीटिंग हुई थी। आयोग के सदस्य भी कालून अस्पताल आ सकते हैं। कालून अस्पताल के आसपास हलचल बढ़ गई है। यतीक अशरफ हत्याकांड का सीन रिक्रिएशन हो सकता है। कालून अस्पताल के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। सीधी तस्वीरें हम आपको प्रयागराज के कालून अस्पताल से दिखा रहे हैं, जहां पर टीम के साथ ही साथ एसआईटी की टीम और फोरेंसिक की टीम इस वक्त मौजूद है। लाया जा सकता है, अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं और सीन रिक्रिएशन भी किया जा सकता है। यतीक अशरफ हत्याकांड को लेकर जुड़ी खबर, प्रयागराज में कालून अस्पताल के बाहर हलचलें बढ़ गई हैं। हमारे सहयोगी धीरेन्द्र इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उस वक्त आप घटनास्थल पर ही मौजूद है। धीरेन्द्र, क्या कुछ अपडेट है, किस प्रकार का हलचल रिक्रिएशन के लिए भी लाया जा सकता है?
देखिए, अब न्यायिक आयोग की टीम जो है घटनास्थल पे पहुंच गई है और जो एसआईटी की टीम है वो भी घटनास्थल पे पहुंची है और एसआईटी की टीम के पर्यवेक्षण के लिए जो टीम बनाई गई थी, जो एडी जोन की अध्यक्षता में जो टीम बनाई गई थी, वो टीम भी वहां पर पहुंच गई है। मौके का मुआयना कर रही है। पूरी तरीके से जो अस्पताल का गेट है उसको बंद कर दिया गया है। जो अधिकारी हैं वो अंदर अब पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। जहां पर घटना हुई थी, सारे जो टीमें हैं वो घटनास्थल पर इस समय मौजूद हैं और जो अब तक एसआईटी की जो टीम है, अब तक की जो जांच हुई है, जो घटना के बारे में जो न्यायिक आयोग के सदस्य हैं वो उनसे जानकारी ले रहे हैं। तो अब इस समय जो तीनों टीम है, यानी जो न्यायिक आयोग की टीम है, जो एसआईटी टीम है और जो एसआईटी टीम के सर्वेक्षण करने के लिए जो सी कमेटी बनाई गई थी, जो एडी जोन की अध्यक्षता में जो टीम बनाई गई थी, वो तीनों टीम इस समय कालविन हॉस्पिटल के परिसर में है जहां पर घटना हुई थी। घटनास्थल का ही मुआयना कर रहे हैं। अब इसके पहले एसआईटी की टीम इस घटनास्थल पर पहुंची थी, फोरेंसिक टीम के साथ ही घटनास्थल पर यहाँ पर पहुंची हुई थी। दिनेश, देखिए, जब इस हत्याकांड में लेकर तमाम जब खुलासे हो रहे हैं, नई नई अटकलें भी लगाई जा रही हैं, ये भी पता चला था कि शूटर्स के पास मोबाइल फोन नहीं थे। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये भी उठा था कि जब इनके पास मोबाइल फोन नहीं था तो इन्हें लोकेशन कैसे मिल रहा था। तमाम ऐसी बातें हैं, तमाम ऐसी गुत्थियां हैं जिसको सुलझाने की जिम्मेदारी अब टीमों के पास है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अब जो 3 लोग से पकड़े गए थे, जो तीनों शूटर्स, पुलिस ने उनको घटनास्थल से ही मौके पे ही पकड़ लिया था। उनके पास से मोबाइल नहीं निकला था, तो आखिर ये अतीक और अशरफ का लगातार लोकेशन कैसे पाए थे, इनको मालूम कैसे हुआ कि अतीक और अशरफ अब मेडिकल के लिए हॉस्पिटल आ रहे हैं। तो निश्चित तौर से ये 3 लोग तो सामने थे, लेकिन इसके पर्दे के पीछे कुछ और लोग रहे होंगे, उनके पास मोबाइल फोन जरूर रहे होंगे और वहाँ पर जिस तरीके से दूसरी टीम अतीक और अशरफ को रेकी कर रही थी, वो एक दूसरे से संपर्क में रहे होंगे और इनको जानकारी दे होंगे। हालांकि अभी तक जांच में अभी बात स्पष्ट नहीं हो पाई है कि आखिर इनको अतीक और अशरफ का लोकेशन कैसे मिलता था, ये जो तीनों लोग हैं ये कैसे इनको जानकारी हो पा रही थी। तो हालांकि लगातार एसआईटी इस पूरे मामले में जांच कर रही है और जांच में कई ऐसे अहम सवाल हैं जिसका जवाब एसआईटी उन सूत्रों से खोजने की, तलाशने की प्रयास कर रही कि आखिर जो इसमें विदेशी हथियार जो उनके पास से आए थे वो कहाँ से आए थे। ये आखिर प्रयागराज के रहने वाले नहीं है, तो अतीक और अशरफ से इनकी क्या दुश्मनी हो सकती है। एक तरीके से फौरी तौर में जिस तरीके से पूछताछ में पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज कराया, एफआईआर में कहा था कि जान बनने की वजह से इन्होंने अतीक और अशरफ की हत्या किया था, लेकिन ये उनका बयान किसी को हजम नहीं हो रहा है कि जिस तरीके से इनके घरों के हालात हैं, जिस तरीके से ये लोग आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हैं, तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं किसी न किसी इसके सफेद पोस्ट या कोई जिस तरीके से शिकंजा अतीक अहमद के जो करीबी लोग हैं, जो इनके फाइनेंशियर लोग हैं, इस तरीके से इनकी संलिप्तता और नजर आ रही थी कि जो इनके काली कमाई का धन है और लोग व्यय करते थे। तो कहीं न कहीं आज जांच की आंच वहां तक पहुंचने की उम्मीद थी और यही वजह रही कि जो जांच का दायरा है वो लगातार एसआईटी बढ़ाती जा रही कि आखिर इनकी हत्या के पीछे कारण क्या हो सकता है। तो देखिए, खबर ये भी सामने आ रही कि शूटर से पूछताछ की गई तो लवलेश के 3 दोस्तों को भी, जो शूटर है लवलेश, अतीक अशरफ हत्याकांड में संलिप्त उसके दोस्तों को भी उठाया गया है। यानी कि धीरे धीरे अब पुलिस शिकंजा कसना शुरू कर दी है पूछताछ में। देखिए, पूछताछ में जिस तरीके से यहाँ मौके से ही एक कैमरा मिला था, माइक आईडी मिली हुई थी, तो कहीं न कहीं मीडिया कर्मी के भेष में ये लोग जो शूटर्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे। तो पुलिस इसकी जानकारी जुटा रही थी कि आखिर जो मीडिया का आई कार्ड था वो इनके पास कहाँ से पहुंचा है, जो ये इनके पास कैमरा है वो कहाँ से आया है, जो माइक आईडी है वो इनके पास कैसे आई थी। तो इस पूरे मामले में बांदा से 3 ऐसे लवलेश के साथियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। रेलवे स्टेशन के पास से ही बताया जा रहा है कि वहाँ पर हिरासत में लिया गया था। ये तीनों लोग इनको मीडिया की ट्रेनिंग दे रहे थे। तो अब कई ऐसे लोग हैं, लगातार जो एसआईटी की टीम है कासगंज जा रही है, हमीरपुर जा रही है, इनके घरों के आसपास इनके जो कॉन्टेक्ट हैं और खंगाल रही है। तो जांच लगातार अब पुलिस का बढ़ता जा रहा है, जो दायरा एसआईटी टीम के जांच का है वो बढ़ता जा रहा है। तो पुलिस कहीं न कहीं इन तीनों पर शिकंजा कसते हुए जो अतीक और अशरफ की हत्या हुई है, हत्या के पीछे कौन है, इसके पर्दे के पीछे कौन है, वहां तक अब एसआईटी टीम पहुंचने का पूरा प्रयास कर रही है। जी फिर देखिए, जिस प्रकार से 40 से 45 सफेद पोशों का नाम सीधे सीधे सामने आता, उसके बाद गुजरात, मुंबई, राजस्थान में भी कनेक्शन निकले थे। तमाम तरह के कनेक्शन के बीच जिस प्रकार के बयान शूटरों ने दिए, आप ही ने कहा कि ये किसी को हजम नहीं हो रहा है, ये किसी को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है।
तो कहीं ना कहीं लोग ये भी आशंका जता रहे हैं कि कहीं कोई अपना राज छुपाने के लिए या अपने आप को बचाने के लिए तो ये अतीक अशरफ का मर्डर तो नहीं करवा दिया। लोग ऐसी भी अटकलें लगा रहे हैं, ऐसी भी आशंकाएं जता रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये जो सात्विक वारदात हुई है अतीक अशरफ को गोलियों से भून कर, और वो भी पुलिस हिरासत में होने के बाद, पुलिस कस्टडी में होने के बाद जिस तरीके से ये पूरी घटना होती है, तो निश्चित तौर पे एक सुरक्षा का घेरा होता है। सुरक्षा के घेरे के बीच अतीक और अशरफ को गोलियों से भून दिया जाता है, तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं इस सुरक्षा घेरे में जो जवान रहे उनके ऊपर भी, उनके कार्यशैली पर भी सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है। हालांकि इस पूरे मामले में 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है, जिसमें से कि सागर यशो समेत 2 दरोगा और 2 सिपाहियों को लापरवाही बरतने के मामले में अब निलंबित कर दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से पूरी घटना होती है, जो कालीन हॉस्पिटल है उससे महज कुछ ही कदमों की दूरी पर सागंज थाने की थाना है और थाने की जो फोर्स है वहां पर कहीं न कहीं उसकी लापरवाही सामने आती है, और यही वजह रहती है कि 5 ऐसे पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया जाता है। रही बात जिस तरीके से जांच की आंच पहुंच रही थी, लगातार इसी कार्रवाई कर रही थी, और जो अतीक और अशरफ की काली कमाई थी, कैसे लोग अपने जो व्यवसाय है उसमें खपाते थे, उसके बदले अतीक और अशरफ बहन को एक मोटी रकम देते थे, तो इसी की जांच है, उसकी जांच वहां तक पहुंच रही थी। तो कहीं न कहीं अब वो लोग भी राडार पे है पुलिस के कि आखिर इनका जो काली कमाई का पैसा था कहाँ खपत होता था, कहीं वो लोग तो जांच की डर से ही इस तरह की घटना को खारिज नहीं किए। तो यहाँ पर अब एसआईटी की टीम पहुंची हुई है, डॉक्टरों से भी पूछताछ कर रही है, घटना स्थल पर जिस तरीके से घटना जहां पर हुई थी वहां की अब जांच कर रही है। लेकिन अब 3 ऐसी जो कमेटियां हैं वो इस पूरे मामले में जांच के लिए बनाई गई हैं, जिनमें न्यायिक आयोग का गठन किया गया है, जिसमें हाई कोर्ट के पूर्व रिटायर्ड न्यायाधीश की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। दूसरी एडीसीपी क्राइम जो एसआईटी की टीम बनाई गई है उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, और तीसरी जो कमेटी बनाई गई है एडीबी जोन जो एसआईटी टीम है उसका पर्यवेक्षण, यानी जो अब तक जो जांच होगी एसआईटी तो उसका पर्यवेक्षण करने के लिए एक टीम का गठन किया गया है। तो अब ये सारी चीजें जो जांच है, जांच जब पूरी हो जाएगी तो ये निश्चित खुल के सामने जरूर आएगा कि आखिर अतीक और अशरफ के इस हत्या के पीछे क्या वजह रही है और कौन लोग अतीक और अशरफ के जान के दुश्मन बने हुए थे। जी धीरेन्द्र, इस वक्त क्या माहौल बना हुआ है? अस्पताल के बाहर हलचलें तेज हो गई थी, गेट पूरी तरह से बंद कर दिए गए थे, सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। क्या तीनों शूटरों को रिक्रिएशन के लिए, सीन रिक्रिएशन के लिए लाया जा सकता है? किस प्रकार का माहौल है अभी वहां पर? देखिए, पूरी तरीके से दोनों तरफ से सड़क को ब्लॉक कर दिया गया है, किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं है, और जो कालीन हॉस्पिटल का मेन गेट है उस दरवाजे को बंद कर दिया गया और सुरक्षा के हॉस्पिटल के अंदर सुरक्षा के कड़ा पहरा बैठा दिया गया है। चारों तरफ इस समय सन्नाटा पसरा हुआ है। जो टीम है, जो जांच टीम है वो अंदर है, और जो मीडिया कर्मी है कहीं न कहीं बाहर ही इस समय मौजूद है, और कुछ मीडिया कर्मी आसपास की जो छत है उस पर चढ़कर ये पूरे जो घटना है, जो अभी जांच टीम यहाँ पर पहुंची उसको कवर कर रहे हैं। तो कहीं वहाँ अंदर जाने की किसी को अनुमति नहीं दी जा रही है। हालांकि जो जांच टीम है वो अंदर पहुंची हुई है और पूरे सघनता से जांच कर रही है। ये आयोग की टीम जब पहुंची थी तो उससे पहले ही एसआईटी की टीम यहाँ पर फोरेंसिक की टीम के साथ पहुंची थी और जांच किया था। अब देखिए, टीम का रिक्रिएशन किए जाने के बाद जिस तरीके से सामने आने की बात हो रही है, तो अब ये अभी तक तो वहाँ जो तीनों आरोपी हैं वो यहाँ नहीं लाए गए हैं। अभी जो यहाँ पर तीनों कमेटियां जो बनी हुई थी, जो जांच एसआईटी की टीम या पर्यवेक्षण की टीम या न्यायिक आयोग की टीम, ये तीनों टीम इस समय जो कालीन हॉस्पिटल है उसके परिसर में मौजूद है। जी देखिए, जिस प्रकार से धीरेन्द्र ये घटनाक्रम हुआ, जब अतीक के बेटे की मौत हुई, जब उसके बाद अतीक की मौत हुई, अशरफ की मौत हुई, उसके बावजूद भी शाइस्ता परवीन फरार है, और शाइस्ता परवीन इस वक्त पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है। इतनी सारी चीजें हो जाने के बाद शाइस्ता का पुलिस के सामने न आना एक और बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से घटना में, चूंकि अगर हम घटना की बात करें तो उमेश पाल की जिस तरीके से 24 फरवरी को हत्या हो जाती है, हत्या में जो माफिया अतीक अहमद की पत्नी है शाइस्ता परवीन,
उनको भी नामजद आरोपी बनाया जाता है। और घटना के बाद से वो लगातार फरार चल रही है। पुलिस ने पहले इनको 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया है और जब लगातार इनकी छानबीन की जा रही थी और लगातार इनकी खोज की जा रही थी, इनसे पुलिस नहीं मिल पाई थी, उसके बाद ही जो इनाम की राशि है वो बढ़ा दी गई है। अब इस इनाम की राशि को 50,000 रुपए कर दिया गया है। लगातार प्रयागराज ही नहीं, आसपास के जनपदों में भी पुलिस की टीम लगातार कामगिरी कर रही है, छापेमारी कर रही है। ड्रोन से भी आसपास की निगरानी की जा रही है, लेकिन अभी तक शाइस्ता परवीन का कहीं पता नहीं लगा है। अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो जो अशरफ की पत्नी जैनब है वो भी फरार चल रही है। माफिया अतीक अहमद की जो बहन है आयशा नूरी वो भी फरार चल रही है। तो जो 3 महिलाएं उमेशपाल हत्याकांड में वांछित हैं, ये तीनों महिलाएं इस समय फरार चल रही हैं। माफिया अतीक अहमद की जो पत्नी शाइस्ता परवीन है वो पूरी तरीके से जेल जाने के बाद अतीक अहमद के पूरा जो ये गैंग की कमान थी वो संभाल रखी थी। जिस तरीके से जांच में पता लगा है कि शूटरों को ये पैसा मुहैया कराना और शूटरों से लगातार मीटिंग में वहां पर मौजूद रहना, तो ये अनुमान लगाया जा रहा था कि जिस तरीके से असद का झांसी में इनकाउंटर हुआ है तो असद के जनाजे में भी शामिल होने जरूर आएगी, लेकिन वहां भी शाइस्ता परवीन नहीं आई थी। उसके बाद अतीक और अशरफ की हत्या हो जाती है, तो हत्या के बाद भी ये अनुमान लगाया जा रहा था कि अपने पति के जनाजे में शामिल होने के लिए शाइस्ता परवीन जरूर आएगी। लेकिन अभी तक शाइस्ता परवीन दोनों यानी अपने पति और अपने बेटे के जनाजे में शामिल होने नहीं आई और अब तक पुलिस की कई टीमें उसको तलाश में लगी हुई है, लेकिन शाइस्ता परवीन की अभी तक दूर दूर तक कोई पता नहीं चल पाया है। जी देखिए, जिस प्रकार से हत्याकांड को अंजाम दिया, अशरफ और अतीक की जिस प्रकार से हत्या की गई थी हॉस्पिटल के बाहर, और आपको याद होगा धीरेन्द्र, उसके पहले उन्हें कसारी मसारी जो कब्रिस्तान है वहां भी ले जाया गया था, उसके बाद उन्हें मेडिकल के लिए लाया गया था और सभी मीडिया कर्मियों ने देखा था कि इतनी जो कड़ी सुरक्षा अस्पताल के बाहर नहीं थी। उन्हें अस्पताल के गेट पर ही उतार करके उन्हें वहां से मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था। कई ऐसे वाकया थे जिस पर पुलिस प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से 15 अप्रैल को ये पूरी वारदात 10:30 बजे के आसपास होती है, उससे पहले की अगर हम बात करें तो जो धूमनगंज पुलिस है, पुलिस कस्टडी में ही धूमनगंज थाने में अतीक और अशरफ को रखा गया था और दोनों लगातार पुलिस कस्टडी में पूछताछ की जा रही थी और कुछ असलहे उनके निशानदेही से कुछ असलहे और जिंदा कारतूस बरामद करने की बात सामने आई थी कि कसारी मसारी के उस कब्रिस्तान में गए हुए थे, जहां पर उन्होंने 2 पिस्टल और कुछ कारतूस बरामद किए थे जो पाकिस्तान के थे। हालांकि इस पूरे मामले में मुकदमा भी दर्ज कराया गया था धूमनगंज थाने में। उसके बाद से जब धूमनगंज पुलिस उनको धूमनगंज थाने ले जाती है, उसके बाद ही वहां से फिर ले आती है कालीन हॉस्पिटल, जहां पर उनका मेडिकल चेकअप कराने को होता है। लेकिन अगर हम बात करें तो बड़ा गेट है, गाड़ी अंदर तक जा सकती है, लेकिन बाहर ही पुलिसकर्मियों ने उनको क्यों उतारा था? तो जिस तरीके से पुलिस को इसके इनपुट था कि झांसी में ही साबरमती से आते वक्त के काफिले पर हमला हो सकता है, इनके गैंग के लोग इनको छुड़ा सकते हैं। इस तरह के जब इनपुट होने के बावजूद भी आखिर पुलिस ने सतर्कता क्यों नहीं बरती? तो कहीं ना कहीं पुलिस की एक लापरवाही भी सामने जरूर दिखाई दे रही है। जी इस वक्त का क्या माहौल है कालून अस्पताल के बाहर धीरेन्द्र? क्या कुछ ऐसे सुगबुगाहट है कि तीनों शूटरों को वहां पर लाया जा सकता है सीन रिक्रिएशन के लिए? अभी तक कोई इसको लेकर अपडेट मिल पा रही है? देखिए, जो तीनों आरोपी जो पुलिस हिरासत में है वो पुलिस लाइन में रखे गए हैं और पुलिस लाइन से और कालीन हॉस्पिटल की दूरी करीब 6 किलोमीटर आस। अभी जो यहाँ पर टीम है वो जो तीनों न्यायिक आयोग की टीम और SIT की और सर्वेक्षण के लिए बनाई गई जो टीम है वो टीम यहाँ पर मौके पर मौजूद है और हॉस्पिटल परिसर के अंदर ही जहाँ पर यह घटना हुई थी ये पूरा जांच कर रही है, नजरी नक्शा बनाया जा रहा है। तो जिस तरीके से अब ये जांच का दायरा है वो बढ़ाया जा रहा है, तो जो टीमें हैं वहाँ पर आकर मौके की जांच कर रहे हैं कि कहाँ से उनको गाड़ी से उतारा गया, रोड कहाँ से है और कहाँ से अंदर ले जाया गया और घटना कहाँ हुई है। तो ये सारी चीजें जो टीमें हैं वो यहाँ पर SIT की टीम लगातार जांच पड़ताल कर रही थी। इसके पहले जो पूछताछ की गई थी पुलिस कर्मियों से धीरेन्द्र, उसमें कई पुलिस कर्मियों पर भी गाज गिरी थी, कई को हटाया भी गया है। देखिए, जिस तरीके से पूरी घटना जब हुई थी, घटना के बाद से SIT टीम जब अपनी जांच शुरू करती है तो कुछ पुलिसकर्मियों की लापरवाही भी सामने आती है। तो लापरवाही के आरोप में 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया जाता है। 5 पुलिसकर्मियों में यशो शाहगंज
शाहगंज इलाका जो ये कालीन हॉस्पिटल की जो बाउंड्री है और शाहगंज थाना दोनों की बाउंड्री एक है, यानी चंद कदमों की दूरी पर ही शाहगंज थाना था। और जिस तरीके से वहां की पुलिस की लापरवाही सामने आई थी, यशो समेत 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। हालांकि अभी जांच के राडार पर और पुलिसकर्मी हैं, कौन कौन लोग इस सुरक्षा में लगे हुए थे। जो जीडी थी थाने की, उसका एसआईटी टीम ने मुआयना किया है और अपने कब्जे में ले लिया है। तो वो जो सुरक्षा में लगे जवान थे, कौन कौन लोग थे, कौन कौन हथियार उनके पास था, कहाँ कहाँ चूक हो पाई है, अब ये सारी चीजें इसी पर एसआईटी पूरे मामले की जांच में लगी हुई है। तो कहीं न कहीं और जो पुलिसकर्मी हैं वो जो सुरक्षा में उस दिन लगे हुए थे, अब उन पर भी कार्रवाई की तलवार जरूर लटकती नजर आ रही है। अगर बात किया जाए अतीक अशरफ मर्डर केस की, तो पूरा प्रदेश उस वक्त वो लाइव वीडियो जो है धीरेन्द्र मर्डर का देखा था। आपको याद होगा कि अतीक अहमद जो है हमेशा से उसको लाइमलाइट पे बने रहने का बड़ा शौक था, उसको अपने वर्चस्व को हमेशा से कायम रखने का बड़ा शौक था। और देखिए धीरेन्द्र जब उसकी मौत भी हुई तो बिल्कुल मीडिया के कैमरों के सामने अतीक जब जेल गए हैं तो उस मामले में उसके बाद से फिर लगातार उनके ऊपर मामले दर्ज होते गए हैं। सियात जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहाँ पर एक छात्र के फीस के मामले को लेकर वहाँ पर धमकाने गए थे और वहाँ पर मारपीट किया था। नैनी इलाके में सियात का कॉलेज है, उसी जो कॉलेज के पीआरओ हैं उन्होंने ही रमाकांत उन्होंने ही पूरा मामला दर्ज करवाया था। उस मामले में अतीक की गिरफ्तारी हुई है। उसके बाद लगातार अतीक जेल में ही बना हुआ था। इस तरीके से देवरिया जेल में ले जा बुलाकर और व्यापारी को मारपीट और धमकाने की बात सामने आई थी, रंगदारी मांगे जाने की बात सामने आई थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उसे यूपी के बाहर के जेल में रखने का आदेश दिया था, तो साबरमती जेल में उसको ले जाया गया था। और जिस तरीके से उसका इतना बड़ा रसूख था कि साबरमती जेल में बैठे बैठे वो मोबाइल का उपयोग करता था। यहाँ पर जेल में बैठकर वो पूरी सेटिंग करता है, शूटरों का अरेंज करता है और फिर उमेश पाल जो उसका दुश्मन बन रहा था उसको सरेराह गोलियों से छलनी करवा कर उससे मौत की घाट उतरवा देता है। उसके सुरक्षा में लगे 2 सरकारी जो गनर थे वो घटना में मारे जाते हैं। तो कहीं न कहीं उस पूरे मामले में जिस तरीके से पुलिस जांच कर रहे थे, उनको कस्टडी में लेकर लगातार अतीक और अशरफ को, चूंकि दोनों नामजद आरोपी थे, तो उनको पुलिस कस्टडी में लेकर यहाँ पर जांच की जा रही थी और पुलिस कस्टडी में ही दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। धीरेन्द्र एक और बात सामने आई है, जब इन शूटर से पूछताछ किया गया तो उन्होंने ये भी कहा कि शूटर्स ने कहा था कि जेल से निकलकर मनमानी वसूली करते थे। ये तमाम तरह के जो एक्सक्यूजेस ये शूटर्स दे रहे हैं, क्या इससे लगता है कि ये वैलिड रीजन है जिसके चलते कोई किसी की हत्या कर सकता है, वो भी इतनी प्लानिंग के साथ, मीडिया के पास, मीडिया के ट्रेनिंग कैमरे, क्योंकि इन्हें पता था कि सिर्फ मीडिया ही ऐसी है जो अतीक अशरफ के पास जा सकती है उनकी कवरेज के लिए। इन लोगों ने पूरे घटना को बड़े करीब से देखा, क्योंकि जब गुजरात से लाया जा रहा था अतीक को तो उसने मीडिया वालों को भी धन्यवाद कहा था। उसे लगता था मीडिया उसे पूरी तरह से कवर कर रही है, इसलिए उसकी गाड़ी नहीं पलटी या उसकी हत्या नहीं हो पाई। देखिए दिमाग लगाया गया, मीडिया के कैमरे, मीडिया के कार्ड के साथ आकर अतीक अशरफ को मौत के घाट उतारा गया। देखिए अगर हम बात करें तो जिस तरीके से साबरमती जेल से जब अतीक को लाया जा रहा था, जब उमेश पाल अपहरण कांड में जब उनको सजा सुनाई जाने को लेकर जब साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया था, तो जिस तरीके से एक सुरक्षा घेरा बनाया गया था और सुरक्षा घेरे में जब उनको नैनी सेंटर जेल में रखा गया था तो कैमरे में भी उनकी एक झलक यहाँ पर नहीं आई प्रयागराज में। हालांकि रास्ते में कुछ मीडिया कर्मियों ने, अगर आपको याद हो तो कुछ ही तस्वीरें कैद हो पाई थी, लेकिन जब प्रयागराज पहुंचते हैं तो उनकी कैमरे में भी एक झलक नहीं देखी जाती है। लगातार दूसरी बार भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए जाते हैं और यही जब दोबारा उनके हत्याकांड में हिरासत में लेने की बात सामने आई थी, तो जिस तरीके से हिरासत में लिए जाने के बाद से इस तरीके से पुलिसकर्मी उनको लगातार बीच में बैठाकर और जगह जगह घुमा रहे थे, तो कहीं न कहीं उन जो शूटर्स थे उनको लग रहा था कि अब मीडिया यहाँ पे नजदीक पहुँच जा रही है, तो अब मीडिया जो है उनको नजदीक पहुँच जा रही। यही वजह थी कि उन लोगों ने यहाँ पर ये प्लान तैयार किया था और प्लान के तहत ही पूरा ये जो घटना है उसको खारिज किया था। जी और देखिए पूछताछ में कई 100 सवाल लगभग इन शूटरों से पुलिस ने किए थे। ये भी पूछा गया कि तुम्हारा संबंध क्या है, तो शूटरों का साफ साफ कह रहे हैं कि हमारा कोई पर्सनल ग्रज नहीं है जिसके चलते हमने मारा था, हम अपना नाम बनाना चाहते थे, हमें लगता था अतीक अशरफ का हम मर्डर कर देंगे तो पूरा देश हमें जानने लगेगा। इस प्रकार के एक्सक्यूजेज जो हैं ये शूटर्स देखिए दे रहे हैं।
जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे जिस तरीके से पूछताछ में पुलिस को जो फौरी जानकारी मिली है, जो एफआईआर में जिस चीज का जिक्र करते हैं कि ये केवल माफिया बनने की वजह से ही अतीक और अशरफ की हत्या कर देते हैं। हालांकि ये एफआईआर में भी इसी का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने प्रयागराज के रहने वाले नहीं है, प्रयागराज ये क्यों पहुंचे, अतीक और अशरफ से आखिर इनकी दुश्मनी क्या रही है, तो ये सारी चीजें जिस तरीके से फौरी तौर पे जो बयान दिया है वो किसी को हजम नहीं हो रहा है। और यही वजह है कि एसआईटी लगातार इनसे पूछताछ कर रही है। तो जिस तरीके से इनके पास से विदेशी हथियार बरामद हुए हैं, हत्या में किए गए थे, तो ये साधारण परिवार के रहने वाले लोग हैं। आखिर इनके पास विदेशी हथियार कैसे पहुंचा है, और अगर पहुंचा है तो अतीक अशरफ को ही इन्होंने क्यों निशाना बनाया। तो कई ऐसे सवाल हैं जो जिसका अब जवाब एसआईटी लगातार बिल्कुल धीरेन्द्र, देखिए आपने अभी बात की हथियारों की, तो जब इन शातिरों से गोलमोल पहले तो इन्होंने बहुत घुमाया, उसके बाद जब इनसे पूछताछ की गई कड़ाई से, तो इन्होंने बताया अंत में कि इन्हें हथियार कानपुर के शातिर अपराधी बाबर ने दिए थे। यानी कि जो हथियार है इन्होंने कानपुर से किसी से लिए थे, इन्होंने ऐसा अपने कबूलनामे में कहा है। देखिए लगातार ये पूछताछ में जो टीम है उसको गुमराह कर रहे हैं। कभी जो है बिश्नोई का नाम लेते हैं जो हमारा आदर्श था और वैसा हम बनना चाहते हैं, कभी ये जितेंद्र गोगी का नाम लेते हैं, कभी ये कानपुर के बाबरगंज की नाम लेते हैं, लेकिन अभी तक ये वो रहस्य नहीं बता पाए कि आखिर सब कुछ ये हथियार वहां से जरूर लिए, लेकिन प्रयागराज क्यों आए, अतीक और अशरफ को ही टारगेट क्यों बनाए। इनके पास मोबाइल फोन नहीं था, तब ये कैसे यहाँ सटीक जानकारी उनको होती रही और कैसे यहाँ तक पहुँच गए, कैसे ही जो पुलिस कस्टडी में रहते हुए भी अतीक और अशरफ को मौत के घाट उतार दिए। उसके बाद ये किस प्लान के तहत हत्या के बाद जिस तरीके से ये समर्पण कर रहे थे, तो ये धार्मिक नारे क्यों लगा रहे थे, तो कहीं न कहीं कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब अब पुलिस तलाश रही है। एक और अहम बात देखिए, ये भी खुलासा जब अतीक और अरशद से पूछताछ की थी, जिन्होंने कहा था कि अरशद इस हत्याकांड में शामिल नहीं था। उसने गुड्डू मुस्लिम के उकसाने पर वो गाड़ी, उससे कहा गया था कि तुम गाड़ी से नहीं उतरोगे, शूटरों को ही काम करने दोगे, लेकिन गुड्डू मुस्लिम के उकसाने पर उतरा और गुड्डू मुस्लिम ने उसे कहा था कि शेर के बच्चे हो, शेर की तरह जियो और इलाहाबाद को पूरे भाई की तरह अपनी दहशत से दहला के रखो। देखिए गुड्डू मुस्लिम की तलाश जब से उमेश पाल की हत्या होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा सुर्खियों में अगर रहा है तो गुड्डू मुस्लिम रहा है। जो उसका बम बरसाने का तरीका था वो अनोखा था। तो ये पूरी घटना के बाद जिस तरीके से सीसीटीवी कैमरे में गुड्डू मुस्लिम और जो शूटर थे उनकी जो तस्वीरें कैद हुई थी, 5 लाख का गुड्डू मुस्लिम पर इनाम घोषित है। लगातार एसटीएफ की टीम और पुलिस की टीम गुड्डू मुस्लिम की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन जिस तरीके से गुड्डू मुस्लिम के बारे में एक करके एक न एक खुलासे हो रहे हैं, कहीं न कहीं गुड्डू मुस्लिम जो अतीक अहमद का गैंग था उसमें सबसे शातिर बदमाश बताया जा रहा था। ये कई ऐसे गिरोहों के लिए काम करता था, लेकिन अगर हम बात करें तो जिस तरीके से गुंडा टैक्स वसूली की जमीनों को या जमीन के कब्जा को मुक्त करवाने की बात को जो ठेका जब अतीक लेता था, तो ये पूरा काम गुड्डू मुस्लिम में संभालता था। उसका जो सबसे खास आसाद कालिया था जो 50,000 का इनाम जिस पर घोषित था, हालांकि पुलिस ने कल उसको गिरफ्तार कर लिया है। तो जो इस तरह का नेटवर्क का काम करता था आसाद कालिया और गुड्डू मुस्लिम था। अब गुड्डू मुस्लिम की तलाश लगातार की जा रही है। अब गुड्डू मुस्लिम के गिरफ्त में आने के बाद ही सारी चीजें और निकल के सामने आई हैं। जिस तरीके से विदेशी हथियार की बात सामने आ रही थी उसमें भी गुड्डू मुस्लिम का नाम आ रहा है कि जिस तरीके से ये बताया जा रहा था कि पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब के बॉर्डर पर ये हथियार गिराए जाते थे और कश्मीर में आतंकवादियों को सप्लाई होता था, वहीं से ही ये जो विदेशी हथियार है वो प्रयागराज पहुंचता था। अतीक और इसके गैंग को ये हथियार मुहैया होता था। तो उसकी कड़ी भी कहीं न कहीं गुड्डू मुस्लिम ही बताया जा रहा है। अब गुड्डू मुस्लिम के पकड़े जाने पर ही और चीजों का खुलासा हो पाएगा। जी इस वक्त की स्थिति क्या है धीरेन्द्र, काल्विन अस्पताल के बाहर क्या कुछ हलचलें हैं? देखिए काल्विन अस्पताल का गेट खोल दिया गया है, चारों तरफ पुलिस का पहरा है। जहां से उतारे गए थे और अतीक और अशरफ जहां पर
कार को रोकी गई थी। उस कार के बाद और जो घटना स्थल है, अब उसकी जो मीटर है जो उससे अब उसके नाप जोख की जा रही है कि कितनी दूरी है, कितने मीटर पे अब ये घटना हुई थी, कितने कदम चले हुए थे। तो जो SIT की और न्यायिक टीम है और जो पर्यवेक्षण की टीम है, तीनों एक एक पहलुओं पर अब ये जांच कर रहे हैं कि कितने दूर ये पैदल चले हैं। तो इस तरीके से अब यहाँ पर जो नाप जोख का काम है वो भी किया जा रहा है। ये SIT की टीम है, साथ ही साथ न्यायिक आयोग की टीम है और जो पुलिस के बड़े अधिकारियों के साथ पर्यवेक्षण के लिए जो टीम बनाई गई थी वो भी यहाँ पर मौजूद है। धीरेन्द्र, क्या तीनों शूटरों को लाया जा सकता है? इसकी कोई सुगबुगाहट अभी तक नजर आ रही है क्या वहां से? देखिए, अभी फौरी तौर में जो टीम है वो केवल मौके का मुआयना कर रहे हैं और वहां पर एक एक चीजों का आकलन कर रहे हैं। नजरी नक्शा बनाया जा रहा है, घटना स्थल का मुआयना करके, साथ ही साथ जहां पर पुलिस की जीप जिस जीप में बैठे थे वो जीप कहां पर रुकी थी और कितने कदम चलने के बाद इस तरह की घटना को पारित किया गया था जिसमें अतीक और अशरफ की मौत हो गई। जो शूटर्स हैं वो कहां पर अपना आत्मसमर्पण किए थे और जो उनकी डेड बॉडी थी वो कहां पर घटना के बाद जिस तरीके से गोली मारी जाती है तो कहां पर अतीक और अशरफ जमीन में गिरे हुए थे, तो कहां पर कैमरा गिरा पड़ा मिला था, कहां पर बाइक गिरी पड़ी मिली थी। जिस तरीके से जो वीडियो है वो वीडियो को भी अपने कब्जे में लिया गया, उसी के आधार पर एक एक चीज की समानता से यहाँ पर जांच की जा रही है। जी धीरेन्द्र, एक बार दर्शकों को फिर से बताएं कि कौन कौन सी टीम इस वक्त कालीन अस्पताल पर मौजूद है जांच पड़ताल के लिए? देखिए, कालीन अस्पताल ये यहाँ पर शाहजहां थाने के ठीक बगल में ही मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय है, जहाँ पर 15 अप्रैल को 10:30 बजे के आसपास अतीक और अशरफ को 3 शूटरों द्वारा गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया जाए। शहर का चुनाव उत्तर प्रदेश में होने जा